वेलकम टू फिजिक्स पल्स, जहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा ही एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपकी धड़कन बनने वाला है। तो हमने अपने लेक्चर के दौरान हमने देखा था कि कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट हमारे किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो होता है और किन किन बातों पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है, वो बातें भी हमने डिस्कस करी थी। आज हम लोग बातें करेंगे कि देखो, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए हमने एक सोर्स के बारे में बात करी थी। जो सोर्स हमारे को दिया गया था, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बनता है तो हमारा करंट फ्लो होगा। अगर सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनता है तो हमारा करंट फ्लो नहीं होने वाला है। मींस करंट को दौड़ाने के लिए जो चीज रेस्पॉन्सिबल होगी वो हमारा पोटेंशियल होगा। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे कि क्या करंट का पोटेंशियल के साथ में रिश्ता है, कैसे पोटेंशियल पर हमारा करंट डिपेंड होता है। इसके लिए मैं एक सिंपल से सर्किट से स्टार्ट करता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने करंट और पोटेंशियल के रिश्ते के बारे में कुछ कहा। तो चलिए आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने छोटे से एक सर्किट के साथ में। जो हमारा सर्किट आएगा इस ओम्स लॉ के डिस्कशन के ऊपर। तो देखिए, ये कहा गया है कि कोई भी एक सर्किट है, हमने करंट को लिया है और करंट को चलाने के लिए जो चीज हमने रेस्पॉन्सिबल पाई है वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब ये होगा कि हमने एक सर्किट ड्रॉ किया जिसके अंदर हमने पोटेंशियल अप्लाइड किया। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये प्लस, ये माइनस। अब हमने सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा दी। अभी रेजिस्टेंस क्या है इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। ऐसे समझ लेते हैं कि यहां पर इस सर्किट के अंदर मैंने जब ये जो बैटरी लगाई है ये मुझे सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। अब ये जो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाई है, अभी मैं बोल देता हूं कि ये एक लोड है। जिस लोड को करंट क्या करेगा, फेस करेगा। इसके अंदर से करंट जब निकल कर जाएगा तब करंट को क्या होगा, एक अपोजिशन होगा कि करंट को अपोज करने की एक प्रॉपर्टी यहां देखने को मिलेगी। अब ये कहा जाता है कि जैसे ही आपने यहां पर कोई भी पोटेंशियल लगाया, एक बैटरी लगाई, तो इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे हम लोग वी अप्लाइड करते हैं, हमने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो हमने क्या कर दिया, चार्जेस को फ्लो होना स्टार्ट करवा दिया। जैसे हमने चार्जेस को फ्लो होना स्टार्ट करवाया तो सीधी बात है, इस सर्किट के अंदर किसकी कंडीशन बन गई, करंट की कंडीशन देखने को मिल गई। अब क्या होता है कि आप पोटेंशियल लगा रहे हो तो आपका करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल हटा देते हो तो करंट का फ्लो भी बंद हो जाता है। जब वी में पोटेंशियल लगा रहा हूं तो मेरा करंट मुझे आई देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर मैं वी को बढ़ाकर कुछ भी इंक्रीज कर देता हूं, मान लिया मैंने 2V कर दिया, तो मेरा करंट भी अब यहां पर 2I हो गया। मींस मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल बढ़ाने पर क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। वो एनर्जी चार्जेस को पुश करेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही तेजी से चार्जेस इस सर्किट के अंदर पुश होंगे। इस चार्जेस और इस सर्किट के अंदर वो चार्जेस फ्लो होंगे तेजी से, और जितना तेजी से हमारे चार्जेस फ्लो होंगे उतना ही हमारा क्या होगा, करंट बनेगा। तो जैसे मैं पोटेंशियल को बढ़ा देता हूं तो मेरा करंट भी बढ़ रहा है, और मैं पोटेंशियल को कम कर देता हूं तो मेरा करंट भी कम हो रहा है। अब इसी बात को एक बैठे साइंटिस्ट ध्यान से सुन रहे थे, देख रहे थे कि यार कैसे पोटेंशियल और करंट के बीच का रिश्ता क्या है, कि कैसे पोटेंशियल और करंट एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं, कि एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ रहा है। कि ये बाद की बात करी जाएगी क्योंकि वो कितना बढ़ रहा है या कितना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ जरूर रहा है। पोटेंशियल इंक्रीज करने पर करंट हमारा इंक्रीज यहां हो रहा है। तो इस बात को लेकर जो साइंटिस्ट आए वो उस समय थे, सबसे पहले इस रिलेशन के बारे में बताया ओम्स ने। यहीं से ओम्स लॉ बनना शुरू हो गया। ओम्स लॉ ने किसको लेकर डिस्कस किया, ओम्स लॉ ने डिस्कस किया वी और आई के रिलेशन को लेकर। सिंपल सी कहानी क्या थी इनकी, ये कहना चाहते थे वी और आई को लेकर कि अगर आप इफ यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस देन यू विल गेट द increase in current. If you increase the current then you will get the potential also will increase. मीन्स ऐसा नहीं देखा गया कि V और I में से एक को बढ़ाने पर एक डिक्रीज हो जाता है। मीन्स
अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरा बढ़ रहा है। और ऐसी क्वांटिटी को अगर हमें ऐसा कहा जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड है, वो भी कैसे कि एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ रही है, तो हम उसको बताते हैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ये हमारा ओम ने लॉ दिया कि ये कहा गया कि पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग इन द सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर जो हमारा करंट बह रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे v के। यही कहा गया है ओम्स के द्वारा कि ओम्स लॉ इज एन assertion that the current through a device, किसी भी डिवाइस के अंदर करंट is always directly proportional to the potential difference जो हमने यहाँ लगाया है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस अभी क्या लगाया है, v लगाया है, और मेरे v की वजह से करंट क्या बह रहा है, i। तो दोनों कैसे प्रोपोर्शनल हो गए, डायरेक्टली। अगर ये दोनों डायरेक्टली ना होते तो अगर ऐसा कंडीशन भी हो सकती थी, लेकिन ये कंडीशन देखी नहीं गई। ये कंडीशन होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। अगर v बढ़ाओगे तो i डिक्रीज होगा, i बढ़ाओगे तो v डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन सर्किट के अंदर देखी गई, सर्किट के अंदर जो कंडीशंस देखी गई वो हमारी देखी गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लेके। आगे मैं बात करता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द डिवाइस। एंड इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में इसको और छोटी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं कि सम कंडक्टर्स अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। अगर हमने किसी कंडक्टर की कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन रखी है, इस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है कि कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन से ओम्स लॉ तभी ही लागू होता है जब हम किसी की फिजिकल कंडीशंस को चेंज नहीं करते। किसी कौन, यहाँ पर कोई एक सर्किट की या फिर कोई कंडक्टर की, अगर मैं एक गिवन टेम्परेचर और गिवन प्रेशर को कांस्टेंट रखकर अगर मैं अपनी कैलकुलेशन पर जाता हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि v हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा i के। तो ओम्स लॉ जब भी आप लगाओगे, ओम्स लॉ का जब भी आप कोई क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना कि वो पूछ लेता है कि ओम्स लॉ क्या जब अप्लाई किया जाएगा, जब मैं किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूं या कंडक्टर के प्रेशर को मैं चेंज कर रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। ओम्स लॉ कब लागू होता है, ये तब होगा जब कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस होंगी। और उसके बाद क्या कहा गया, जैसे कि कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस में टेम्परेचर हो, कोई मैकेनिकल स्ट्रेन हो, ह्यूमिडिटी हो, etc, the current flowing through it is always directly proportional to the potential difference across two its and Ohm's law stayed as। अब आगे जाके ये कहा गया कि ओम्स लॉ के द्वारा ये एक प्रॉपर्टीज और लाई गई। इस आर का क्या काम है, पहले हम सारे शब्दों को देखते हैं कि ओम्स लॉ ने डायरेक्ट बोला कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i। ये तब है भाई कि v का रिश्ता i के साथ में क्या है, बराबर बराबर का। अगर v दो गुना तो i दो गुना, v चार गुना तो i भी चार गुना। लेकिन कब, ये बात जरूर ध्यान रखना, आपके एग्जाम के हिसाब से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पूछ लिया जाता है कि इन दिस कंडीशंस वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ, तो साफ मना कर देना भाई ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर ये कंडीशंस हम कैसी रख लें, कांस्टेंट रख लें, तो आराम से हम ये लॉ लागू कर सकते हैं। ये छुपी हुई बात है जो हम लोग फिजिक्स पल्स के माध्यम से आपको दे रहे हैं। अब यहां से अगर मैं आगे बात करता हूं कि मैंने इनके रिलेशन को बताने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ कि ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को तो हमें हटाना था। अब आप ये मानते हो कि आप v को अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से i बन रहा है, तो v के कंपैरिजन में जो i रहेगा वो कितना कम रहेगा, या i के कंपैरिजन में v कितना गुना होगा। ऐसा ही होगा, मैंने 10 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई और वहां मुझे करंट देखने को मिला 2 एम्पियर। मींस 10 वोल्ट की बैटरी लगाने पर करंट मुझे 2 एम्पियर मिल रहा है। अगर मैं देखूं तो मेरा जो पोटेंशियल है वो मेरे करंट के कितने गुना है, 5 गुना।
मींस ये कहा जा रहा है कि कोई और भी क्वांटिटी है जो अभी यहाँ पर डिपेंड है, इनके बीच में है, v और i के रिलेशन के बीच में। तो जैसे ही मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो मैंने क्या देखा कि मान लेते हैं मैंने पोटेंशियल 10 रखा, जिसकी वजह से मुझे करंट मिला 2 एम्पियर। फिर मैंने बढ़ाकर पोटेंशियल को कर दिया 20, तो मेरा जो करंट है वो हो गया 4। फिर मैंने करा इसको 30 और ये हो गया मेरा 6। फिर मैंने कर दिया इसको 40 और ये हो गया मेरा 8। मीन्स आप देख रहे हो कि 10 से 20 जाने पर मैंने कितना गुना किया है, 2 गुना। तो 2 से 4 जाने पर करंट भी कितना हो गया, 2 टाइम्स। यही हमारा कौन कह रहा था, ओम्स लॉ, कि वी इंक्रीज तो आई इंक्रीज। अगर आप v को बढ़ाओगे तो i भी बढ़ेगा। देखो आपने v को 10 से 20 करा, तो ये देखो आपने कितने गुना किया है, 2 गुना किया है। तो करंट भी कितने गुना देखने को मिल रहा है, 2 गुना देखने को मिल रहा है। फिर आपने वोल्टेज को 3 गुना कर दिया, तो यहां से कंपैरिजन करो, 2 3 जा 6, तो ये 3 टाइम्स हो गया। वोल्टेज को 4 गुना कर दिया, 10 4 जा 40, तो आपका करंट भी 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। मीन्स ये तो बात समझ में आ रही है कि देखिए जैसे हम लोग वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं वैसे ही हमारा करंट भी चेंज हो रहा है। लेकिन ये 10 के बराबर 2 कैसे लाया जाए, इस वोल्टेज के इक्वल में करंट को कैसे लाया जाए। कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी यहां पर होनी चाहिए जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल दिखाए जा सकते हैं, और वो क्वांटिटी जो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो मैं ऐसा कितना मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 10 आ जाए, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40। तो v और i के रिलेशन में मैंने एक चीज पाई जो हमेशा कांस्टेंट रह रही है, और ये बता रही है कि उस सर्किट के अंदर करंट से जो वोल्टेज है वो 5 गुना है। यहां पर भी 5 गुना, यहां पर भी 5 टाइम्स, यहां पर भी 5 टाइम्स और यहां पर भी 5 टाइम्स। ये एक गिवन सर्किट की कंडीशन है। तो उस सर्किट के लिए ये जो वैल्यू है, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो रही। हाँ, अगर आप सर्किट चेंज कर देते हो तो ये वैल्यू भी चेंज हो सकती है, हो जाए 2 टाइम्स, हो जाए 4 टाइम्स, हो जाए 5 टाइम्स, हो जाए। लेकिन हम तो इस पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल सेट किया और जहां हमने देखा कि आप वोल्टेज और आई को चेंज कर रहे हो, लेकिन एक प्रॉपर्टी आपकी हमेशा बैठी हुई है जो बार बार बोल रही है कि आपका जो वोल्टेज है, वो जो करंट आने वाला है उसका 5 टाइम्स कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आपको बराबर देखने को मिल जाएगी। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को खोल कर बताया v इक्वल टू आर आई। मीन्स R is the constant of proportionality। मीन्स हमने एक ऐसी वैल्यू को इंट्रोड्यूस करा दिया जो गिवन सर्किट के अंदर कांस्टेंट रहने वाली है। अगर आपने सर्किट चेंज किया तो इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपका सर्किट सेम है तो ये वैल्यू आपकी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 5 था ना, ये सब कौन थे, R थे। अब ये R है क्या, इस R को हम बोलेंगे क्या, R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट। आपके पास सर्किट है तो सर्किट, आपके पास में कंडक्टर है तो कंडक्टर। तो हम लोग R को उससे बता देते हैं कि भाई ये R जो है वो रेजिस्टेंस रहने वाली है किसी भी सर्किट की। लेकिन ये जो V इक्वल टू आर आई आया है, रेजिस्टेंस कैसे इसको चेंज कर रही है, कैसे रेजिस्टेंस इस पर इंपैक्ट डाल रही है। अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाऊं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है R इक्वल टू V अपॉन आई। जैसे अगर मैं इस पर बात करूं तो क्या होगा कि मैंने एक सर्किट के लिए पोटेंशियल माना 10, ठीक है, मैंने एक सर्किट के लिए पोटेंशियल माना 10 और उसके अंदर करंट मुझे देखने को मिला 2, तो वहां पर रेजिस्टेंस कितनी आई, R बराबर 10/2 इक्वल टू
5, रेजिस्टेंस कितनी आ गई 5। वही मुझे अगर करंट देखने को मिला 5 और मेरा पोटेंशियल सेम है, मैंने कोई दूसरा सर्किट लिया है ना, मैंने सर्किट चेंज किया है, इस बार मैं दूसरे सर्किट में रेजिस्टेंस चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पोटेंशियल सेम रखे, पहले भी 10 और अभी मैंने क्या रखा है 10 रखा है, और मैंने पोटेंशियल सेम करके करंट मैंने 5 एम्पियर देखा। तो इस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, R बराबर 10/5 इज इक्वल टू 2। अभी मैं पीछे की एक वैल्यू छुपा रहा हूं जिसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस की यूनिट, क्योंकि करंट की वैल्यू को तो हम डिफाइन कर रहे हैं एम्पियर से, वोल्टेज की पोटेंशियल की वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वोल्ट से, और वहीं अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे थोड़ी देर बाद मिली गई वैल्यू से, वो क्या होगी हम आगे देखेंगे। अभी तो मैं देख रहा हूं कि यार मेरी रेजिस्टेंस कैसे अलग अलग सर्किट पर चेंज हो रही है, कैसे करंट के बदलने पर रेजिस्टेंस भी मेरी डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। पोटेंशियल सेम था यहाँ 5 और यहाँ पर पिछली कंडीशन में 2 था। तो आपने एक चीज देखी, जहां पर करंट ज्यादा है, मेरा 5 एम्पियर करंट है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 आई है। 5 एम्पियर करंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, और मेरा 2 एम्पियर करंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 5। मींस अगर करंट घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी घट रही है। यहां से ये बात पता चल रही है थोड़ी बहुत कि यार आई और आर ये भी एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं कि यार कि रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं करंट को कुछ ना कुछ तो परेशान कर रही है, और इस कुछ ना कुछ को हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस का काम ही है करंट को परेशान करने का। रेजिस्टेंस करेगी क्या, करंट का अपोज करेगी, इसको परेशान करेगी। वो कैसे परेशान करेगी, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे रेजिस्टेंस की कि भाई कैसे वो परेशान करती है रेजिस्टेंस। साइलेंट, हाँ चलिए, फोन बजता बीच में, उससे पहले साइलेंट कर लेते हैं। अब हमारे पास में ये v और i को लेकर थोड़ा सा रिलेशन आ गया दिमाग में कि यार v और i कैसे डिपेंड कर रहे हो, कैसे एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करवा दिया जो हमारा r है, और r का हमने फॉर्मूला बना दिया v अपॉन आई। r बराबर कौन आई, v अपॉन आई। तो यहां से ये दोनों लोग आएंगे। अब इसी फॉर्मूले को, ओम्स लॉ के फॉर्मूले को मैं और डिफाइन करता हूं कि शुरुआत हुई v इक्वल टू आर आई से। आर डिपेंड कर रहा है v अपॉन आई पर, आर डिपेंड कर रहा है मेरा v अपॉन आई पर, और मैं ये भी कह सकता हूं कि v अपॉन आई का रेशियो इक्वल टू आर। जो इन दोनों का रेशियो बनने वाला है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा आर पर डिपेंड कर रहा है। वहीं अगर मेरे से करंट पूछा जाए, करंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, v तो ऊपर ही रहेगा लेकिन नीचे कौन आ जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, कि करंट मेरा जो रहेगा वो आ जाएगा v अपॉन आर। अब देखो v अपॉन आर से क्या हो रहा है, आप क्या करते हो, पोटेंशियल कांस्टेंट कर लो 100, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है ये मैंने कर लिया, अब नीचे 100 लिया, 100, ठीक है। इस 100 की वजह से कितना करंट आ रहा है, इसकी वजह से जो करंट आ रहा है वो मैं मान लेता हूं कि 100 अपॉन आर आ रहा है। लेकिन एक एग्जैक्ट वैल्यू आई की नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे यहां पर जो लोड लगाया है ना यही करंट को अपोज करेगा, और करंट को अपोज करेगा तो इसका मतलब ये क्या लगाई है मैंने, कोई एक रेजिस्टेंस। मुबारक हो जी, अब इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं कि ये हमारे द्वारा लगाई गई कोई एक रेजिस्टेंस थी। बेटा लोड बोलने का काम पता क्या था, लोड बोलने का मतलब ये था कोई भी हम ऐसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा दें जिसमें हमारी करंट का यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा हो। जैसे मैं कोई टीवी लगा दूं, पंखा लगा दूं, बल्ब लगा दूं, फ्रीज लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, है तो वो कौन,
जो अपने पास में करंट को लेकर, उस एनर्जी को लेकर वर्क करने वाले होंगे। कहीं ना कहीं करंट को माथा बच्ची तो करनी होगी, माथा फोड़ी तो उसको करनी पड़ेगी भाई, अपनी एनर्जी को तो देना ही पड़ेगा। तो जब एनर्जी को देगा वो एनर्जी की सप्लाई करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो एनर्जी है करंट के पास में उसका लॉस होगा। अब ये लॉस कब होगा? जब उस पर कोई लोड आएगा, वरना अगर कोई लोड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हर एक लोड वाले सब्सटेंस की अपनी खुद की अलग अलग रेजिस्टेंस भी होती है। तो ये मेरा जो करंट बन रहा है 100/R बन रहा है। अगर मुझे पता चल जाए कि R मैंने यहां लगा दिया 2, इस लोड की वैल्यू है मेरी 2, R की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा? 2। तो इस सर्किट के अंदर करंट कितना है? 50 एम्पियर। नहीं, मैंने बोला यार करंट तो बहुत ज्यादा, सर्किट खराब हो सकता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 माना है ना, इसको क्या कर लेते हैं, जो 2 माना है इसको हम लोग कर लेते हैं इस बार 5। मीन्स रेजिस्टेंस मैंने 5 कर दी, अब मेरा करंट कितना आएगा? इसी सेम सर्किट है, पोटेंशियल सेम है, सिर्फ यहाँ की रेजिस्टेंस को मैं चेंज करता जा रहा हूँ। जैसे रेजिस्टेंस अब मैंने 2 से क्या कर दी 5, तो आने वाला मेरा जो करंट है वो कितना बन रहा है? 20 एम्पियर। मीन्स मैं देख रहा हूँ रेजिस्टेंस के बढ़ने पर करंट क्या हो गया? कम हो गया। मींस रेजिस्टेंस बढ़ रही है, लोड बढ़ रहा है, तो सर्किट के अंदर करंट घट रहा है। और इस बात को कौन बता रहा है? इस बात को हम लोग देखकर नहीं बता रहे कि हम लोग सर्किट की तरफ देख रहे हैं, वाह हमने ये रेजिस्टेंस लगा दी भाई, अब हमने इस कलर की रेजिस्टेंस लगा दी, इस कलर की बैटरी लगा दी, काम हो गया अपना। इसे देखने से पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। अरे हम महेश भाई साहब की दुकान से बैटरी लाए, उसकी वजह से करंट बनेगा इतना, और टिल्लू बाबा की दुकान से हम लोग बैटरी लाए, उसकी वजह से करंट बनेगा इतना। इस चीज से पता नहीं चलेगा। पता कैसे चलेगा? कितना पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है और कितना करंट वहां फ्लो हो रहा है, तब जाकर हमें रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। या कितने, अगर हम लोग करंट की बात कर रहे हैं तो कितना पोटेंशियल हमने दिया है और कितना वहां पर रेजिस्टेंस हमने अप्लाई करी है, तो हमें करंट पता चल जाएगा। तो लेकिन हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए कि कितनी रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से हमारा करंट पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वी तो देखो सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, वी ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन करंट क्यों बदल गया? रेजिस्टेंस के बदलने पर। अब कितना करंट दिया जा रहा है और कितना वोल्टेज वहां बन रहा है, तो कितना अपोजिशन वहां चल रहा है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि सेम सर्किट लेते हैं, सेम सर्किट है हमारा, तो पता लगाने के लिए हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, इससे पहले एक एम मीटर लगा लेते हैं। अब ये जो वोल्ट मीटर और एम मीटर, ये वोल्ट मीटर तो बताएगा इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, और एम मीटर हमें बताएगा कि यहाँ पर आने वाला करंट कितना है। ये दोनों हमारे सब्सटेंस हमें बता देंगे कि भाई आपके करंट का फ्लो इतना बन रहा है, वोल्टेज का फ्लो इतना बन रहा है, तो आपके सर्किट की रेजिस्टेंस इतनी रहने वाली है। जैसे इस एम मीटर ने क्या किया, इसको हम लोग बोल देते हैं एम्पियर मीटर, क्योंकि करंट को नापने वाला, वोल्टेज को नापने वाला वोल्ट मीटर। तो एम्पियर ने रीडिंग में दिखाया 5 एम्पियर करंट पहुंच रहा है। वही आपको जो वोल्टेज ने, वोल्ट मीटर ने जो वैल्यू दिखाई वो दिखा दी आपके 200 वोल्ट। अब बोला यार यहाँ इस सर्किट की, इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितनी बन रही है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। तो 200 डिवाइड बाय 5, 40। चाहते हो कि पीछे की वैल्यू बताई जाए? 40 क्या, 40 ओम। मीन्स ये मैंने लगा दी R के साथ में एक यूनिट, और यही होती है, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, कि ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा ओम क्यों बोली? ओम साइंटिस्ट थे इस वजह से। हाँ भाई कुछ तो करेगा ना, नाम तो रहना चाहिए। R इज इक्वल टू V अपॉन I।
ये फॉर्मूला बना था, वी की वोल्ट अपॉन एम्पियर। अरे भाई रेजिस्टेंस आई 5 वोल्ट पर एम्पियर है, रेजिस्टेंस आई 2 वोल्ट पर एम्पियर, अरे रेजिस्टेंस आई 100 वोल्ट पर एम्पियर। देखने में ना, सुनने में भी तो ज्यादा ऑड लग ही रहा है कि इतना लंबा बोलना पड़ रहा है नेम। तो क्या किया, ओम ने बोला यार जब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ तो क्यों ना मेरा ही नाम पड़े ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को, वोल्ट एम्पियर को बोलने से रोक के एक नाम दे दिया ओम का। और ओम का जो सिंबल बनाया वो कुछ इस टाइप से बना दिया। ये हमारा जो सिंबल बना दिया ये बन गया हमारा ओम का। ठीक है ना। तो ये हमारे बारे में इसके बारे में डिस्कस किया हमने ओम्स लॉ को लेकर। और वो हमने एक नई क्वांटिटी ढूंढ ली जो थी हमारी रेजिस्टेंस। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेफिनेशन देखें तो ये बोल सकते हैं क्या कि किसी एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या करती है, किसी भी हमारे चार्जेस को अपोज करती है, चार्जेस के फ्लो को क्या करती है, अपोज करती है। कैसे करती है कि आपकी जो रेजिस्टेंस का काम रहने वाला है वो यही रहने वाला है, अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस फूटी आंख नहीं सुहाएगा किसको, रेजिस्टेंस को करंट, या करंट को रेजिस्टेंस। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन रहने वाले इस टॉपिक के अंदर। आर बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, और करंट बढ़ रहा है तो आर कहीं ना कहीं घट ही रहा होगा। नहीं तो दोनों, ऐसा नहीं होगा कि हाथ मिलाकर काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अपोजिशन करने वाला है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपनी थ्योरी पर। वेयर आर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यही बताया गया था कि आर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वैल्यू डिपेंड ऑन साइज, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, आर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। भाई इसने तो ये आगे की बात कर दी, साइज, नेचर, मटेरियल एंड टेम्परेचर। इसको अभी रोक के रखो, थोड़ा सब्र कर भाई, अभी दिल्ली दूर है। In fact, resistance is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. अरे सर चार्ज बोला है, करंट नहीं बोला। अरे अरे बुड़बक, ये जो चार्ज का फ्लो बोल दिया तो ये जरूरी है कि करंट भी बोले। चार्ज का फ्लो ही क्या बन रहा है, करंट ही बन रहा है यार। सोचने वाली बात क्या है इसमें, सोचने वाली बात क्या है इसमें। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि नोट सच कंडक्टर फॉर विच ऑफर सम रेजिस्टेंस टू करंट इन सर्किट is generally referred as resistor. A conducting device obeys Ohm's law when the resistance of the device is depend of the magnitude and polarities of the applied potential difference. सिर से ऊपर जाने वाली बात, सिर से ऊपर जाने वाली बात, क्योंकि स्कूल का टीचर नहीं था इस टॉपिक के साथ। सर ये क्या आ गया अब इसमें, रजिस्टर, रेजिस्टेंस सुनी थी, रजिस्टर कहां से आ गया, रजिस्टिविटी भी सुनी थी। और कंडक्टिंग डिवाइस ओवेज ओम्स लॉ, डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी। फर्टिलिटी तो सुनी थी, पोलैरिटी कहां से आ गई, क्योंकि हम लोग 10th की बायोलॉजी तो पढ़ रहे हैं, वहां तो हम लोग फर्टिलाइजेशन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कहीं वही पोलैरिटी और फर्टिलिटी तो नहीं पाई। ये अपनी फिजिक्स की पोलैरिटी है जिसको लेकर हम पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर इसके साथ में बात करेंगे। जैसे वहां, ये तो ना सिर से ऊपर जाने वाली बात, तो इसके लिए पहले आपको रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कर क्या रही है, कैसे रेजिस्टेंस हमारे करंट को परेशान करती है, कैसे बेचारी रेजिस्टेंस करंट के पीछे पड़ी रहती है। कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है। आपने देखा था कि रेजिस्टेंस जो थी वो हमारी आ गई थी आर बराबर वी अपॉन आई पर। तो यहाँ तो देख रहे थे कि वी और आई पर हमने रेजिस्टेंस को चेक कर लिया था कि वोल्टेज और आई से हम रेजिस्टेंस बता देंगे।
लेकिन हमने और भी कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस के बारे में देखी जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही थी। कैसे डिपेंड कर रही थी? कि मेरे पास में कंडक्टर था, ठीक है भाई, मेरे पास में कंडक्टर था और इसके अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे थे। बहुत अच्छी बात है। और जब चार्जेस फ्लो हो रहे थे तो इस कंडक्टर के एटम से जाकर वो टकरा रहे थे, और जिनके टकराने की वजह से कुछ कॉलिजन हो रहा था, और उस कॉलिजन से क्या हो रहा था? करंट के मोशन को अपोज किया जा रहा था, रोका जा रहा था। कि जैसे एटम कोलाइड करके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जब वो रोक रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस कॉलिजन की वजह से ये अपोजिशन चल रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, और जैसे इलेक्ट्रॉन का अपोजिशन हुआ तो सीधी सी बात है करंट की वैल्यू डाउन हो गई। अब हमने देखा कि इस ही कंडक्टर को और बड़ा कर दिया, तो जो हमारी रेजिस्टेंस थी, पहले यहां पर करंट बेचारा जो वैल्यू कम कर रहा इस कोलिजन की वजह से, और लंबा करने पर अब तो करंट और कम हो गया, क्योंकि यहां टकरा रहा है, यहां टकरा रहा है। उसने सोचा सिर्फ रास्ता यहां तक है, अब तो मंजिल दूर नहीं है, निकल के बाहर आ जाता। लेकिन हमने तो और बढ़ा दिया उस रास्ते को, जिससे क्या हुआ? करंट बेचारा और परेशान, और लगा हुआ है, एक से दूसरे से टकराने के लिए लगा हुआ है, हीटिंग पैदा हो रही है, कॉलिजन पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से करंट हमारा जो फ्लो बन रहा है उसने अपने फ्लो को कम कर लिया। ये तुम ऐसे मान लो जैसे कि कोई एक रोड जिसका रास्ता तुम्हें इतना कवर करना था, और आपको पता है कि यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ रस मिलता ही मिलता है, और आपको उस एक दिन इसको, हर दिन आपको इसको निकलकर इससे गुजर कर जाना होता है। तो आपको पता है कि यार इतना मिलने वाला, इतना बड़ा रोड है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इसी रोड को और बड़ा करके रख दिया, कि भाई आपका डाइवर्ट कर दिया पाथ, अब आपको क्या करना है? और लंबे रास्ते से जाना है जब आप अपने घर पहुंचोगे। यार इतनी जो रास्ता उसको निकल के जाना ही एक बहुत बड़ा सिर दर्द था। अब आपने इतना बड़ा रोड पैदा कर दिया, तो अब जो हम अपना व्हीकल लेकर जा रहे हैं उसके टकराने की कंडीशंस पहले की कंडीशन में और ज्यादा बढ़ गई। वहीं अगर मैं क्या करता हूँ, इस रोड के, भले ही मान लो मैंने रोड बढ़ा दिया, लेकिन मैंने इस रोड के एरिया को बढ़ा दिया, कि भाई काम करते हैं, चलो रोड लंबी तो हुई है लेकिन हम इसके एरिया को बढ़ा देते हैं। तो अब इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को बचते हुए इतना स्पेस हमें दे दिया कि हमारे जो हमारा व्हीकल जो जा रहा था, यहाँ से व्हीकल पर बात कर दे, वो आराम से बचता हुआ और इतनी जगह में आराम से वो निकल जाएगा। तो जैसे कि पहले केस में ये कहा जाता है कि पहले लेंथ एल थी तो रेजिस्टेंस कुछ बनी थी, लेकिन मैंने उस लेंथ को, कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया, तो जो मेरी रेजिस्टेंस है और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि अब एटम्स बढ़ गए, और वो एटम्स क्या करेंगे? उस करंट को अपोज करेंगे, क्योंकि करंट जब इनसे निकल कर जाएगा तो एटम से ही तो टकराएगा, और जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा कॉलिजन, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी, और वो क्या करेगी? हमारे करंट को अपोज करेगी। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये बोली जाती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। आप उस कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और रेजिस्टेंस भी क्या करती चलेगी? बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, और बेचारा हमारा करंट दबता चलेगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल हो गया। लेकिन कुछ लोग आए, उन्होंने इसका दुख देखा नहीं गया करंट का, उन्होंने बोला ठीक है तुम रेजिस्टेंस, तुम लेंथ बढ़ा रहे हो रेजिस्टेंस के साथ में, हम क्या करते हैं, लो हम इसका एरिया बढ़ा देंगे। हमने इसका क्या कर दिया? एरिया इंक्रीज कर दिया। अब ले आओ भाई, जैसे ही मैंने इस कंडक्टर का एरिया इंक्रीज किया, जैसे ही मैंने इस कंडक्टर का एरिया इंक्रीज किया, तो अब उस चार्जेस जो इसके कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने वाले हैं, वो बड़े आराम से मस्त स्टिंग पीते हुए, स्टिंग एनर्जी के साथ में बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अब उनका जो रुकावट पैदा करने वाले जो एटम्स थे, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, प्रतिरोध का काम कर रहे थे, रोकने का काम कर रहे थे हमारे फ्लो ऑफ चार्जेस को, अब एरिया इंक्रीज होने से वो आराम से निकलते हुए फरार, बिल्लू इनकी जेल से
तो यहां पर क्या होगा कि एरिया बढ़ाने पर अब रुकावट कम हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया पहला पॉइंट, तो ये दूसरा पॉइंट क्या सेट हो गया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट मींस रेजिस्टेंस हमारी जो है एरिया पर इनवर्सली डिपेंड है। मींस एरिया बढ़ा दो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो एरिया होगा कम। एक को बढ़ाओगे दूसरे को घटाओगे। तो यहां से हमने दोनों को मैन्युफैक्चर किया, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का। तो हमने पाया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, आर बराबर एल बाई ए। जैसे पिछले टर्म में हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां हमने क्या लगाया था, R। तो यहां से भी इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे और जिसकी जगह पर हम एक नया इन्वेंशन करेंगे जो हमारा रहेगा रो एल अपॉन ए। मींस एक हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया जिसको हमने बोला रो एल अपॉन ए। अब नई महाभारत ये छिड़ गई, अब ये रो कौन है, आर एच ओ। समय कम है, आगे बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।